हेलो मेरे ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। फिर निक्कू भैया आए हैं, क्या लाए हैं? तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपका नाम मैंने ट्रेवलर्स रखा है क्योंकि मैं मानता हूं कि हम एक जर्नी में हैं। तो जर्नी में है तो एक नक्शा तो चाहिए। किन किन पड़ावों से गुजर कर जाएंगे, किन किन गलियों से घूमेंगे, कौन कौन से पहाड़ देखेंगे, यानी कि चैप्टर के नाम, टॉपिक के नाम तो पता होने चाहिए। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, हमारी मंजिल कहां तक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज की क्लास है हमारी एन ओवरव्यू, जिसमें हम 11th क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, 12th क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, इन दोनों को समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। पर पहले समझते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स में क्या होती है। तो देखिए, एन ओवरव्यू में सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर सबसे पहला होता है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग कैसे होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू, बिल के थ्रू, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है। फिर क्लासिफाइंग, यानी कि जो भी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं, हर अकाउंट के हिसाब से उसको क्लासिफाई करना है। एक्सपेंस का अलग, वो एक्सपेंस के अंदर भी जो अकाउंट है उनका भी अलग, लाइबिलिटीज अलग, एसेट्स अलग, इनकम अलग, और उनके हेड के अंदर जो अकाउंट्स है वो भी सब अलग अलग, यानी क्लासिफाई करना है हमें। तो अब सब को हमने क्लासिफाई कर लिया, लेजर बना लिए। फिर हम करते थे ट्रायल बैलेंस बनाते थे, यानी कि उनको समराइज करते थे, उनके बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है यहां पर। तो ये हो गया समराइजिंग, जहां पे हमने समराइज किया। देन उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, सारे फिगर्स को हम ले लेते थे। जब सारे फिगर्स हमारे पास आ गए, हमें पता चल गया साल में हमने कितना इनकम कमाया, किस आइटम पे कितना एक्सपेंस कमाया, किस किस आदमी से क्या क्या उधार लिया यानी लायबिलिटी हुई, और कहां कहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया, कहां कहां कौन कौन सी चीजों पे, एसेट्स पे पैसे हमने लगाए। तो उन सब को देख लिया हमने, कहां तक? समराइजिंग तक। फिर हमने उनको एनालाइज किया कि करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटी कितनी है, इनमें क्या रिश्ता है, कितना अंतर दिख रहा है, इनकम हमारी इतनी है तो सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स हमारे इतने हैं तो डेटर कितने हैं, क्रेडिट परचेज हमारे इतने हैं तो क्रेडिटर कितने हैं। इन सबको अभी हमने देख के एनालाइज किया, एनालाइजिंग। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन, यानी कि यहां पर हमने इसका मतलब निकाला। अगर करंट एसेट्स बहुत ज्यादा हैं तो भी गड़बड़ है, करंट एसेट्स बहुत कम है, किसके रेशो में? करंट लायबिलिटी के रेशो में, तो भी गड़बड़ है। अगर सेल्स बहुत ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो इन सब का इंटरप्रिटेशन करना, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिश्ता है उसको इंटरप्रेट करके अपने लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, वो भी अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। तो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। फिर अब हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया, तो जाहिर सी बात है, इतना कुछ किया है तो हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसी की हम पर नजर होती है, और वो सिर्फ ओनर नहीं होते, उन्हें कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के वो यूजर्स हैं। वो कौन हो सकते हैं? पहले तो ओनर ही होंगे, फिर मैनेजमेंट होगा, इंप्लॉइज होंगे, या फिर सरकार होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज होंगी, रिसर्चर्स होंगे, या और भी टाइप के लोग हो सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ये हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। अब इतनी सारी प्रोसेस तो हम करते हैं, लेकिन कहां करते हैं, कब करते हैं, या किस समय करते हैं, उसको बोलते क्या है? ये सारी प्रोसेस तो हमें करनी है अकाउंटिंग की, पर किस जगह पर करनी है? तो उन सब आइटम्स के नाम, यानी उन सब चैप्टर्स के नाम अब हम समझेंगे। और ये जो पार्ट है ये 11th क्लास में इंक्लूडेड है। इसके बाद एक और चीज होता है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसको भी हम समझ लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो वहां हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर एग्जाम्पल के स्टार्ट करते हैं, यहां पर लिखने से बेटर है। तो देखिए, हमारे पास है 7 दोस्त, बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं ये। इनके नाम और इनके काम को समझते हैं। गोलू जी कहते हैं, मैंने तो सुना है एकला चले रहो, मैं अकेला चलूंगा, और चाहे एक चना भाड़ फोड़ पाए ना फोड़ पाए, मैं जरूर फोड़ूंगा। मैं क्या हूं? रॉकी भाई, है ना, एक में ही सब कुछ है। तो गोलू जी ऐसे टाइप के आदमी हैं, तो अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हर दोस्त अलग अलग होता है ना। साधु जी है, साधु जी दिल के बहुत अच्छे हैं, और इनका टशन भी बहुत मस्त है। पैसे थोड़े तस्त हैं, यानी कि पैसे इनके पास कम है, लेकिन दिल प्यार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, दोस्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं। तो चलिए, साधु जी हो गए। फिर मोलू जी, रिचे रिच, पैसों की कोई कमी नहीं, खूब पैसा है, बस दिमाग से थोड़े से कमजोर है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, ये रिच रिच हैं, यानी कि स्पून ऑफ गोल्ड लेकर पैदा हुए हैं। शालू जी, ये चाहती हैं दुनिया को ये दिखाना कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, खूब मेहनत करती हैं, खूब पढ़ती हैं, खूब सारी नॉलेज इनके पास है, और ये आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहती हैं। हमने कहा ओके शालू जी। फिर है दयालु जी, इनके एक और दोस्त, इनका नाम क्या है? इनका नाम तो है दयालु जी, अब इनका काम क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनके अंदर दया भावना है, करुणा है। ये लोगों के पीछे पैसे के लिए नहीं भागते, ये लोगों की मदद करने के लिए भागते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है? दयालु।
अब एक और इनके दोस्त हैं, इन्हीं में रिस्की निक्स। ये कहते हैं इश्क कम हो चलेगा लेकिन रिस्क ज्यादा होना चाहिए। तो ये भैया जी थोड़े से रिस्की किस्म के हैं, इसलिए नाम इनका रख दिया रिस्की निक्स। फिर ये है सिंपल कुमार। ये कहते हैं भैया बस अपना रोजी रोटी चल जाए, बात खत्म। अपने को बहुत ज्यादा ऊंचा पहुंचने की लालसा नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाना। अपना काम चलता रहे, जीवन में राम राम कहते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो ये हमारे पास 7 टाइप के दोस्त हैं। इन दोस्तों के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि 11th और 12th का क्लास में हम कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, हमारा कारवां कहां कहां से होकर गुजरेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वो जानते हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 11th क्लास में हमारा कहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले होगा थ्योरी ऑफ अकाउंटेंसी, यानी थ्योरी रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्यों बनी, उसके क्या यूजेस हैं, उसके यूजर्स कौन कौन हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। कैपिटल बार बार बोल रहा हूं, लायबिलिटी बार बार बोल रहा हूं, एक्सपेंस इनकम बोल रहा हूं, इनका मीनिंग क्या होता है, कौन है जो नियम डिसाइड करता है अकाउंटेंसी के, उनके बारे में जानेंगे, उसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। यानी पहले हम पढ़ेंगे पूरी थ्योरी, इसके अंदर फिर अकाउंटिंग इक्वेशन भी आएगा, उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर आता है सोर्स डॉक्यूमेंट, यहां मैंने मेन हेडिंग रखी हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स, यानी कि बिल के बारे में पढ़ेंगे, बिल कैसा होता है, जीएसटी लगती है, कहां लगती है, क्या नंबर होता है, कहां कहां आता है, यानी पूरा फॉर्मेट ऑफ बिल भी हम यहां समझेंगे। फिर उसके बाद होती है जर्नल एंट्री। बिल हमारे पास है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे जर्नल एंट्री करना, क्योंकि एंट्री नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, रिपोर्टिंग जो है हमारी वो रॉन्ग हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री करेंगे। फिर यहां से बनता है लेजर, जो हमारे क्लासिफाइंग में था कि हर अकाउंट का अपना एक लेजर बन जाएगा। एक्सपेंस के अंदर जितने अकाउंट होंगे उनका अलग लेजर, इनकम के अंदर जितने होंगे उनका अलग लेजर, एसेट्स लायबिलिटी सबके अलग अलग अकाउंट्स बन जाएंगे। फिर वहां से बनता था ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस में अगर कोई गलती हो जाती थी तो हम एरर एंड रेक्टिफिकेशन करते थे। ठीक है, यहां पे 2 चैप्टर्स और इंक्लूड है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे मैंने अलग से इसलिए रखा ताकि आपका ध्यान इस पे अलग से ही जाए, वरना फ्लो में तो ऐसे जाता है, लेकिन 2 चैप्टर हमारे अलग से हैं। वो है डेप्रिशिएशन। ठीक है, अब ये जो डेप्रिशिएशन है इसमें क्या होगा, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कभी भी कोई चीज खरीदी होगी, इनफैक्ट आप बाइक भी आप खरीद ले और बाइक खरीदने के 5 मिनट बाद उस बाइक को वापस करने जाएं, मालिक है भैया मैं नहीं ले रहा और लूंगा तो कुछ वैल्यू कम करके लूंगा, तो जो वो वैल्यू कम हुई वो क्यों हुई, ड्यू टू यूज ऑफ एन एसेट या वियर टियर ऑफ एन एसेट या पासेज ऑफ टाइम ऑफ एन एसेट। तो किसी भी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, जो भी मैंने 3 बताए, तो उसको हम मानेंगे कि वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। इंटेंजिबल के केस में इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो इस पर हमारा चैप्टर है। फिर इस पर प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर एक और चैप्टर है, वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, आप एक सप्लायर हैं, तो सप्लायर को भी तो कुछ ना कुछ खरीदना होता है, क्योंकि सप्लायर का भी तो एक सप्लायर होता है ना। अब सप्लायर के पास अगर पैसे नहीं तो वो क्या करे, तो क्रेडिट पीरियड के हिसाब से क्या होता है कि वो एक बिल ले लेते हैं। वो सामने वाले से कहता है भाई तू मुझे बिल दे दे, मैं 3 महीने बाद तेरे को पैसे चुका दूंगा, अगर तुझको मुझ पे भरोसा है नहीं तो, अगर नहीं है तो प्लीज अभी तो आप मुझे सामान दे दो, मैं एक बिल पे साइन कर देता हूं और पक्का तुमको 3 महीने बाद लौटा दूंगा। ठीक है, तो वो कहलाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे केस में क्या होगा, एक बिल बन गया, 3 महीने बाद मुझको सामने वाले बंदे को पैसे चुकाने होंगे, पर हो सकता है मैं ना चुका पाऊं। यह भी हो सकता है कि यार ये जो बिल मेरे पास है, मेरे पास किसी और की उधारी रखी हुई है। ठीक है, मान लो ये बिल मेरे पास है, इस पे मुझे पैसे मिल रहे हैं, अब मुझे पैसे मिलने हैं, सामने वाला बंदा मुझे पैसे चुकाएगा, वो मुझसे उधार पैसे लेकर गया है। अब क्या होगा, मुझे ये बिल जो है वो किसी और को चुकाना है। क्यों, क्योंकि किसी ने मुझे भी उधार दे रखा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये बिल मैं किसी और को दे दूं और हट जाऊं और कहूं कि भाई तुम इससे पैसे ले लेना, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि 3 महीने का मैंने वादा तो किया पर चुका ना पाऊं। तो इस शहर में हम घूमेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे बिल से रिलेटेड, वो सब हम यहां पढ़ेंगे। फिर जब ये सब पढ़ लेंगे तो बारी आएगी परमानंद की, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यहां पर हम जब 11th क्लास में होंगे तो सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम बच्चे हैं। तो पहले एक पर्सन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो 11th क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ही है। ठीक है, अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि 11th क्लास में ये सारी थ्योरी है। अब वो 7 दोस्त जिनकी बात की गई थी, तो उनके थ्रू हम आगे की जर्नी लेकर चलते हैं। सबसे पहले नाम कौन सा था, याद है आपको? मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे गोलू जी। तो ये देखिए हमारे गोलू जी आ गए, जो कि 1 लाख चले रो में बिलीव करते, कहते मेरे पास सब नॉलेज है, मैं सब कुछ करेगा। आप उन्हीं यहाँ का जयकांत शिरके है। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा। इट मींस कि ये चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चाहे इनकम हो, चाहे एसेट्स हो या फिर लायबिलिटीज हो,
ये सब इनके खुद के होंगे। कह रहा है मैं सब संभाल लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने लास्ट स्टेप पढ़ा है वो हम सोल प्रोप्राइटर के ऊपर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एक्सपेंस लो, एसेट्स लो, लायबिलिटी लो, इनकम लो, उनको फॉर्मेट में रखो। फिर हम विद एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे कि कभी मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो गया तो आपको क्या करना है। तो वो सारा हम पढ़ेंगे किसके केसेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केसेस में। तो यहां तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंच गए। फिर एक और चैप्टर है 11th में, और वो क्या है वो देखिए, वो है साधु जी के ऊपर। साधु जी कहते हैं पैसा कम है पर टशन कोई कम नहीं है। पर एक प्रॉब्लम है, कह रहे यार मेरे पास पैसा कम है, तो इसका मतलब क्या मुझे अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए? मुझे अकाउंटिंग तो करनी चाहिए। जैसे कि अपने आस पास आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे टपरे होते हैं, कुछ छोटे छोटे किराना स्टोर्स होते हैं, तो वो क्या कोई अकाउंटिंग रखते हैं, करते हैं? नहीं, वो कोई अकाउंटेंट नहीं रखते, कोई अकाउंटिंग नहीं करते। पर वो क्या करते हैं, एक कॉपी लेते हैं, उस कॉपी में लिखते रहते हैं कि भाई फलाना आदमी ने मुझसे इतना सामान लिया, इतना पैसा दिया। नॉर्मली तो वो सभी से कैश में ही डील करते हैं कि भाई ये सामान ले रहे हो, कैश दे दो। अगर मान लो आपने 1 महीना रह लिए, वहीं आसपास रहते हैं, थोड़ी दोस्ती यारी हो गई, तो आप क्या कहते हो, अरे भैया यार कभी कभी उधार भी चला लो। तो वो क्या करेंगे, डायरी में लिखने लगेंगे। डायरी के अलावा वो कहीं भी नहीं लिखते। यानी कि वो जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो जो डायरी में लिख रहे हैं, वो भी अकाउंटिंग है, पर थोड़ी सी अकाउंटिंग है। तो उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट, यानी कि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। क्योंकि यहां पर एक ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाया जा रहा है, डबल साइड नहीं दिखाया जा रहा। यहां कोई जर्नल एंट्री नहीं बन रही, कोई लेजर नहीं बन रहा, बस एक थोड़ा सा हिसाब किताब के लिए थोड़ी चीजें रख दी। तो हमने साधु से कहा कोई बात नहीं भाई, आपके पास पैसे कम है पर दिल के अच्छे इंसान हो, तो अकाउंटिंग से चलने का आपकी भी अकाउंटिंग होगी। उसको बोला क्या जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, जो भी आप इन दोनों में से कहें। तो यहां क्या होगा, यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ कम कम होंगी। तो यहां पे हमारे पास बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पर छोटा सा, जिसमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पर हम बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। या फिर कभी अगर इन्होंने डेटर क्रेडिटर की हमें इंफॉर्मेशन दे दी तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, या ओपनिंग दिया होगा तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। ठीक है, और फिर एक होता है कन्वर्जन मेथड, तो वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे। क्या, कन्वर्जन मेथड, उसके थ्रू भी हम सॉल्व करेंगे यहां पर। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलेगी, थोड़ी सी ही सही, उन सब इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। लेकिन क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं होता है तो उसे फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहते, उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और यहां पर होगी हमारी 11th क्लास खत्म। एक लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर के ऊपर भी, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें होंगी वो यहां पर हो जाएंगी खत्म। यानी कि ये है हमारी 11th क्लास का कोर्स, जिसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स के बारे में जानेंगे। फिर हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी है, उसको भी हम देखेंगे। वो छोटा मोटी चीजें हैं तो वो हम जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिर डेप्रिसिएशन भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, फिर ट्रायल बैलेंस है, एरर एंड रेक्टिफिकेशन का चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। तो यहां पर हो जाएगी हमारी 11th क्लास बाय बाय, यानी हम उसको बोलेंगे टाटा बाय बाय। आखिरी चैप्टर कंप्यूटर का भी है, उसको भी हम देखेंगे। फिर बारी आएगी 12th क्लास की, तो देखिए उसमें क्या होता है। तो 2 कैरेक्टर हमारे डिस्कस हो चुके हैं, अब बाकी बचे कैरेक्टर। तो देखिए सबसे पहले मोलू जी आएंगे। मोलू जी कह रहे हैं भाई मेरे पास पैसा तो खूब है, पैसा तो खूब सारा है, दिमाग नहीं है तो मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा कि चलो शालू जी से बात करें, ये बहुत मेहनती लड़की हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी पढ़ाई की है। तो इन्होंने बोला शालू जी क्या आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे। शालू जी ने पहले कहा ना 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 ना, फिर इन्होंने मनाया, और मनाया तो इन दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है यार मान जाते हैं। तो दोनों मान गए, दोनों ने मान के सोचा कि साथ में बिजनेस करते हैं। इनके पास पैसे हैं, इनके पास दिमाग है, समझ रहे हो ना। तो दोनों मिलके काम करने लग गए। और इसको क्या बोलेंगे, व्हेन 2 or more persons get together to share profits and loss and carried a business together, तो फिर हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, मोसू। ठीक है, तो अब इनकी पार्टनरशिप चल गई। यानी 12th क्लास में हम सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करेंगे वो है पार्टनरशिप। अब इसमें हमें जो पॉइंट ध्यान देने हैं वो कौन कौन से ध्यान देने हैं। जाहिर सी बात है 2 लोग मिल रहे हैं तो ये लोग अपनी कैपिटल भी तो लाएंगे, तो हमें कैपिटल पे ध्यान देना है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, है ना, तो उस पर भी ध्यान देना है। फिर कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो कुछ पैसे लेकर भी जाएंगे, तो ड्रॉइंग्स भी होंगे, उस पर भी हमें ध्यान देना है। फिर जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा होगा, तो उस पर भी ध्यान देना है। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें होंगी जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये होगा प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो, SR मतलब शेयरिंग रेशियो, वो भी डिसाइड होगा। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस पार्टनरशिप के अंतर्गत आएंगी। हम उन सब को पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर पे जाएंगे। अब देखिए ये दोनों मिलके काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये वो नहीं कमा पा रहे थे या उतना नहीं कमा पा रहे थे जितना ये चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि अरे यार क्या करें। फिर इनको याद आया अपने उस दोस्त का नाम, जिसका नाम क्या था, गोलू, जो अकेला चलता था और खूब सारा कमा लेता था। इन्होंने सोचा कि चलो यार उससे बात की जाए। गोलू को भी लगा कि यार अकेला मैं सोच तो रहा था चना से फाड़ फोड़ दूंगा, लेकिन यार वो पैसों की मटकी उतनी भरी नहीं जितना मैंने सोचा था। तो उनने क्या किया, उसने कहा कि चलो ठीक है यार हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सिनेरियो चेंज हो गया। अब हमारे पास मोलू जी भी हैं, हमारे पास शालू जी भी है, पर हमारे साथ गोलू जी भी आ गए। यानी कि एक पर्सन नया आ गया, किसमें, पार्टनरशिप में। और नया पर्सन आ गया तो हमारे पास अकाउंटिंग सचिव ने कहा कि एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करो। उसका नाम दे दिया क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि अब यहां पर भी आ गया एक आदमी आ गया तो कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी। जैसे कि अब कैपिटल भी तो ये आदमी लेकर आएगा, तो यानी कि इसको भी देखना पड़ेगा। कैपिटल के साथ साथ अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट सपोज अगर ये पहले 1:1 बांटते थे, दोनों आधा आधा बांटते थे, अब ये आएंगे तो अगर 1:1 भी करेंगे तो भी तो 1/3 हो गया, तो रेशियो बदल गया। अब जाहिर सी बात है ये दोनों मिलकर खूब काम कर रहे थे, 2-3 साल हो गए थे, इनकी एक मार्केट में वैल्यू बन गई थी, लोग इनको जानने लग गए थे। अब गोलू जी तो आज ही आ जाए हैं, तो ये तो पार्टनरशिप जो इन्होंने मेहनत की उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फल उठाएंगे, तो उसको बोला जाता है गुडविल। तो गुडविल का भी एक एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा भैया, उसको भी देखेंगे। हमने कहा ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी देखेंगे। फिर कुछ फिगर्स भी इधर उधर होंगी, कुछ रिजर्व्स के पैसे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। वो सब हम कब सीखेंगे, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जाएंगे, जो कि है 12th क्लास में। अब ये लोग सोच रहे थे कि एक लाइन है ना कि किसी नए के आ जाने से पुराने रिश्ते टूटा नहीं करते, तो अभी तक तो वही चल रहा था। ये दोनों भी खुश थे, नया पार्टनर भी आ गया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब सिनारियो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वक्त बदलता है तो रिश्ते भी बदलते हैं, क्योंकि रिश्तों के अनेक रूप हैं, वक्त के साथ दिखते हैं। तो ये देखिए वक्त के साथ दिख गए, पलटी हो गई। अब जाहिर सी बात है नए के आ जाने से पुराने रिश्ते नहीं छूटते, ये बात सही है, पर नए रिश्ते को जो समय देना है वो तो पुराने रिश्ते से ही लेकर देना है। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा समय इनको दे दिया जाए। अब गोलू थोड़े इंटेलिजेंट भी होंगे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से ज्यादा बात करने लग गए। यानी कि अब हमारे मोलू साहब जी दुखी हो गए, कहने लगे कि अरे यार सब कुछ मैंने स्टार्ट किया और ये तो अब ऐसा हो रहा है, मेरे को समय भी नहीं मिल रहा है, मेरे को वैल्यू भी नहीं मिल रही है। तो इन्होंने कहा जाओ मैं जाता हूं आपकी पार्टनरशिप को छोड़कर। यानी कि ये हो गए फुर्र। तो इन्होंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट। तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एक पार्टनर जी फुर हो गए, यानी कि अब कैपिटल में भी चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने 1:1 किया था। अब जो पीएसआर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब क्या होगा, वापस 2 लोगों में बटेगा। तो जो 1/3 जो मोलू जी का था, वो किसको मिलेगा, या तो इनको मिलेगा या तो इनको मिलेगा या दोनों में बटेगा। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आने वाला है। फिर उसके बाद वो कहेंगे मैंने इतने साल काम किया, मैंने इतनी सारी गुडविल कमाई थी, वो भी मुझे दो, तो वो भी देनी पड़ेगी, तो यानी उसका भी एडजस्टमेंट होगा। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स होंगे, कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उन सब का एडजस्टमेंट होगा। अगर एक पार्टनर चला जाए तो क्या क्या करना है वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम इस चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिटायरमेंट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रिटायरमेंट के वक्त ही एक पार्टनर जाता हो, कई बार सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट भी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा बदलते हैं। केस तो वही है, तीनों थे अच्छे खासे पार्टनरशिप में चल रहे थे, ये दोनों का आपस चल रहा था, ये भी चल रहे थे, तीनों पार्टनरशिप में चल रहे थे। लेकिन ऊपर से भगवान की वाणी आई, यार मोलू भाई तुम बहुत अच्छे हो यार, आओ नीचे मत कुछ करो, ऊपर आओ यार, ऊपर है तुम्हारी जगह। तो मोलू जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। यानी कि यहां रिटायरमेंट नहीं हुआ, यहां डेथ हो गई। बेचारे मोलू जी को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया। अब अगर मोलू जी को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया तो वो तो चले गए, तो बाकी काम तो वैसा ही होगा जैसा होगा। लेकिन अब ये दोनों रह गए हैं। अब जो मोलू जी के पैसे हैं वो कौन लेगा, बताइए। अब आपको ये तो पता ही होगा कि नॉमिनी वर्ड सुना होगा आपने, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसका पैसा मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर नॉमिनी अकाउंट बनेगा नहीं, यहां पर हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा एक एग्जीक्यूटर अकाउंट। यानी कि जो भी पैसे मोलू जी के थे, जो भी पैसे मोलू जी के थे, वो सारे इस एग्जीक्यूटिव अकाउंट को मिलेंगे। यानी जो भी पर्सन उन्होंने नॉमिनी बना के रखा होगा, यहां पर हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट बोलते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आप उसे कह सकते हैं। तो अब कैपिटल जो भी होगा उनका वो इन्हीं को मिलेगा।
अब जब तक ये रहे, जरूरी नहीं कि साल के आखिरी में मरे, साल के बीच में मर गए हों या जब भी उनकी डेथ हुआ होगा, तो उसके मतलब कि अगर मान लीजिए अप्रैल से मान के लिए सितंबर में वो डेथ कर गए, तो उसके बीच का पीरियड का इंटरेस्ट भी तो होगा, तो वो सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि प्रॉफिट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उनको टिल द डेट ऑफ डेथ। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख दे रहा हूं, यानी कि अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसको भी चीजें मिलती हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस ये है कि वो किसी भी समय डेथ कर सकते हैं, तो उस समय तक का सब कुछ उनको मिलेगा, और वो उनके नाम पर नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूटर को जाएगा, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको वो बताकर गए होंगे। वो हम किस में पढ़ेंगे, जब होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो वो भी जब हम इस चैप्टर के अंदर आएंगे तो हर चीज को बारीकी से समझेंगे, ये भी 12th क्लास में है। फिर अब मान लीजिए सिचुएशन और बदल गई, अब यहां पर आए, अब यहां पे तीनों पार्टनर खूब सही से काम कर रहे थे, लेकिन बेचारे इनकी डेथ हो गई, या समझ लीजिए रिटायर हो गया, कुछ भी हुआ, हमारे मोलू साहब फुर हो गए, लेकिन शालू जी का मन नहीं लग रहा। अब मन नहीं लग रहा तो क्या करें, उनको भी जाने का मन हो रहा है, तो उन्होंने गोलू जी से कहा टाटा बाय बाय, और वो भी चली गई। अब ये अकेले हैं, अब पार्टनरशिप में तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, तो क्या हम इसे पार्टनरशिप कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये तो फिर से अकेले हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो गए। तो इसका मतलब कि यहां पे पार्टनरशिप नहीं टूट रही है, यहां पे पार्टनरशिप नहीं बदल रही, पूरा फर्म ही जा रहा है एक को छोड़कर, अगर सब चले गए तो, यानी कि इसे कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी सारे पार्टनरशिप की पूरी एसेट्स लायबिलिटीज सबको पे ऑफ किया जाएगा, एसेट्स को बेचकर पैसे जितने आएंगे उसे रखा जाएगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, जो जो भी जिन जिन भी लोगों से आपने उधार लिया उनको वो उधार वापस किया जाएगा। यानी यहां पे तो होगी बहुत सारी अकाउंट, तो यहां बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, वहां पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स बनेंगे, एसेट्स की वैल्यू बदलेगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, तो उन सब को हम समझेंगे कब, जब हम डिसोल्यूशन पर जाएंगे। यहां पर हमारा 12th क्लास का पार्टनरशिप का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे हम पार्टनरशिप को समझा, एडमिशन समझा, रिटायरमेंट समझा, डेथ समझा और डिसोल्यूशन भी समझ लिया। तो यहां पर तो हमारे पास ये सारे लोग खत्म हो गए, यानी कि सब कुछ खत्म। लेकिन क्या 12th क्लास यहां पे खत्म होती है, नहीं, फिर आती है बारी किसकी, हमारे दयालु राम जी की। दयालु राम कहते हैं यार ये सब लोग पैसा पैसा करते हैं, पैसे पे मरते हैं। अब उनके दादाजी की हो गई डेथ, किनके दादाजी की, दयालु राम जी के दादाजी की। अब दयालु राम जी जो हैं उनके दादाजी की जब हो गई डेथ, तो उनको लगा बहुत ही बुरा। अब जब उनको लगा बहुत ही बुरा, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं इन पैसों की दुनिया से अलग हटूंगा, मैं अपने दोस्तों से अलग हटकर एक वेलफेयर सोसाइटी बनाऊंगा, जहां पर मैं बुजुर्ग लोगों की मदद करूंगा, मैं उनके लिए अस्पताल बनाऊंगा, नर्सिंग होम बनाऊंगा। और देखिए उन्होंने बनाया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर अनाथालय जाइए, ओल्ड एज होम जाइए, क्योंकि वो अच्छा लगता है, और वहां जाकर देखिए। अब देखिए इन्होंने ये किया, तो अकाउंटिंग से चलने का बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड, लेकिन इसको नाम क्या दें, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया क्या, जब यहां पर आए तो उनको इन्होंने नाम दे दिया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है जो दूसरों का भला करना चाहता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, उसकी भी अकाउंटिंग होगी, वो भी सिखाया जाएगा क्लास 12th में। नाम क्या रखा जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये काम करें। ऑफ कोर्स सबके बस की बात नहीं कि सब कुछ खोल ले, सबके पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट संडे या सैटरडे या जब भी आपको छुट्टी मिले यहां जरूर घूम के आए, और कोशिश कीजिए कि अपने दादा दादियों को यहां ना जाने दें, अपने पास रखें, अपने पेरेंट्स को समझाएं, मनाएं। अगर आपके पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो मैं तो दुआ करूंगा, फिंगर क्रॉस है, कि ऐसा कोई भी ना करे, ठीक है। तो चलिए, तो फिर यानी कि हम यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, क्या भैया इसमें फायदा नुकसान होता है, तो जी हाँ, यहां पर एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, एक बनेगा यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर यहां पे भी बैलेंस शीट भी बनेगी, ठीक है। अब यहां क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे, बेच भी नहीं रहे हैं, तो पैसा आएगा कहां से, तो इसके लिए दयालु राम जी क्या करेंगे, अपने और अच्छे अच्छे दोस्त जो थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट करना चाहें उनको मेंबर बना लेंगे, और जब मेंबर कोई पैसा देते हैं तो उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। यानी यहां पर एक वर्ड सुनेंगे आप बहुत ज्यादा, वो होगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सब्सक्रिप्शन। फिर डोनेशन, डोनेशन कोई भी दे सकता है, गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, तो इस टाइप की चीजों की यहां पर अकाउंटिंग होती है। बेसिक पॉइंट यह है कि अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं वहां पर भी अकाउंटिंग होगी, और आपको सिखाई जाएगी 12th क्लास में। तो ये था हमारी दयालु राम जी की कहानी। अब बारी किसकी है,
बताइए। रिस्क इनेक्स। रिस्क इनेक्स कह रहे थे कि भैया जी जहां पर भी इश्क कम और रिस्क ज्यादा हो वहां पर आप मुझे याद कीजिएगा। अब ऐसा चैप्टर कौन सा है बताइए, आपको पता है, जहां पर लोग रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, रिस्क है तो इश्क है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये देखा होगा, और वो है जगह शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहां जाऊंगा, तो हमारे अकाउंटिंग से चलेगा, ओके इस पर भी एक चैप्टर बना देते हैं। हालांकि यहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी, यहां पे आपको बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए कभी भी आप शेयर कैपिटल की दुनिया में जाएं तो वहां पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, यहां हम सीखेंगे कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। साथ में हम सीखेंगे कि शेयर जब इशू होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो शेयर इशू को जानेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद अब शेयर इशू हो रहा है तो इकट्ठा भी हो सकता है और पार्ट्स में भी हो सकता है। अब जब शेयर इशू हो रहा है तो हो सकता है कई लोग कहें भाई मुझे शेयर दो मुझे शेयर दो, लेकिन जब बारी शेयर की पेमेंट की आए तो फेल हो जाए, तो फेल होने के केस में क्या होगा, तो हो जाता है शेयर फॉरफीचर, यानी कि उनके शेयर्स को हम रख लेते हैं। अब हम अपनी जेब में डाल के रख लें तो क्या फायदा होगा, इसीलिए फिर हम उस शेयर को दोबारा इशू करते हैं। तो पहले तो होगा शेयर फॉरफीचर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फिर शेयर जो हमारे पास आ गया उसको हम रीइशू करके उससे पैसे उठाएंगे तो शेयर रीइशू होगा। अब एक मन में सवाल आना चाहिए, एनालिटिकल दिमाग हमेशा चलते रखिए। इस एनालिटिकल दिमाग से कहिए कि भैया अब अगर मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए, कुछ पैसे दिए या कुछ नहीं भी दिए, मैंने उसको रीइशू किया, तो क्या रीइशू मैंने कम पे किया होगा या मैंने ज्यादा पे किया होगा, तो मुझे फायदा और नुकसान भी तो हो सकता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही पकड़े हैं, यही एनालिटिकल थिंकिंग तो हमें चाहिए। यानी कि यहां पे एक बनेगा कैपिटल रिजर्व, जिसमें या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये तो एकदम समुंदर की तरह है। तो यहां पर हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, यानी शेयर से रिलेटेड रिस्क इनेक्स, जहां रिस्क ज्यादा है इश्क कम है वहां ये आपको मिलेंगे। तो वहां पर हम ये सब सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी उन लोगों के पास जो होते हैं सिंपल, राम राम जपना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है और रोजी रोटी चलाते रहनी है, यानी कि सिंपल कुमार। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे सिंपल कुमार जी आ गए। अब इन्होंने सोचा कि यार रिस्क कौन ले, पता चला अपनी जेब के पैसे भी फुर हो गए। तो इनको एक एडवाइस दी गई अकाउंटिंग सर्चेस के द्वारा कि यार कोई बात नहीं, आप डिवेंचर खरीद लो, डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और पक्का मिलेगा, जब तक कंपनी चल रही है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको अच्छा जी डिवेंचर, ओके, तो ये आ गया हमारे पास डिवेंचर। यहां पर हम ये सीखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर कैसे होगा, उसके पॉलिसीज या प्रोसीजर्स क्या हैं, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी कैसे होगा, क्योंकि शेयर्स तो जब तक हैं तब तक हैं, डिवेंचर एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो जब इशू हुआ, यानी कंपनी ने जब आपसे पैसे लेके आपको डिवेंचर दिया, कुछ टाइम के बाद आप वो डिवेंचर लौटाएंगे और कंपनी से पैसे लेंगे, और बीच में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, जो भी डिवेंचर की डीड में कहा गया होगा। तो उन सब की भी अकाउंटिंग होगी, यानी कि यहां पे भी टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बाद इशू ऑफ डिवेंचर आएगा, उसके अपने जो भी नियम कानून होंगे वो आएंगे, ठीक है। अगर उस पर लॉस हो गया या डिस्काउंट हो गया तो क्या होगा, तो डिस्काउंट हो गया या सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, तो ये सब सीखेंगे। फिर अगर मान लीजिए रिडम्पशन हो गया तो उस समय क्या होगा, रिडम्पशन की कितनी मेथड है, तो मेथड ऑफ रिडम्पशन ये भी सीखेंगे। ये सब हम कब सीखेंगे, जब हम यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सातों दोस्तों ने हमें हमारे को बहुत सारी चीजें बता दी। यहां पर आकर बेसिकली देखा जाए तो हमारा अकाउंटिंग पार्ट यानी बीइंग एन अकाउंटेंट पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ अकाउंटेंट नहीं हैं, हमने पढ़ा था एनालिसिस, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, और फिर हमने उसको पास ऑन किया था, कम्युनिकेट किया था यूजर्स को, तो वो भी अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो चलो उसको समझते हैं। तो यहां तक हमारा 12th क्लास कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद होगी एनालाइजिंग पार्ट स्टार्ट, यानी कि सबसे पहले आएगा हमारे पास टूल्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, कंपनी की बनाई चाहे सोल प्रोप्राइटर की बनाई, उन सबको एनालाइज किया जाएगा। इसके लिए बेसिकली 12th क्लास में आपके पास दो चीजें हैं, पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नाम के लिए तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन दो पे हमारा क्वेश्चंस बनेगा तो मैं इन्हीं के नाम लिख दे रहा हूं, वरना ट्रेंड एनालिसिस भी नाम पे है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेंगे, फिर हम इसके थ्रू सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले साल से इस साल में आपने कितना अंतर किया, यानी प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये सब हम यहां समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर एब्सोल्यूट चेंज के बारे में जाना जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज यानी कि पिछले साल से इस साल में क्या बदलाव आया। यहां पर हम एक बेस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बेस।
उसके बेसिस पे देखा जाता है। जैसे अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बेस है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज में कोई आइटम है तो उसका कितना रेशियो आ रहा है, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी में मान लीजिए लोन है उसका रेशियो क्या आ रहा है, या फिर जो शेयर कैपिटल है उसका रेशियो टोटल से क्या आ रहा है। तो वो हम यहां पर एनालाइज करते हैं, तो बेस के बेसिस पे करते हैं, यानी एक फिगर हमारा बेस होता है। और यहां पर हम एब्सोल्यूट चेंज, यानी हर फिगर, एक लोन इस साल का एक लोन इस साल का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट चेंज होगा, और फिर हम उसका परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि हमारा बढ़ा या घटा। ऐसे ही इनकम के केस में होगा, हर आइटम के केस में ऐसा होगा। तो ये हमारे पास टूल्स हैं एनालाइज करने के। फिर जब हम एनालाइज कर लेंगे टूल्स के थ्रू, फिर हम जाएंगे रिलेशनशिप्स को समझने। उसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्क्स भले ही ये कम देता है, लेकिन आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और बीइंग एन अकाउंटेंट एंड बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिफरेंस वो इस चैप्टर से बनता है। यहां आपको पता चलेगा कि भाई जो चीजें कम मार्क्स की दिलाती हैं पर इंफॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा होती हैं वो हमारे काम की चीजें। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जब हम इस चैप्टर पे आए तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास करंट एसेट्स है और इसका रिश्ता करंट लायबिलिटी से क्या है ये देखना, या फिर मान लीजिए आपने सेल्स किया है, सेल्स के मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या फिर नेट प्रॉफिट कितना है, या फिर आपने अगर डेप्ट है आपके पास तो डेप्ट कितना है, इसके मुकाबले में इक्विटी कितना है। इन सब के रिश्ते को समझना, दो वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को समझना हमारा अकाउंटिंग रेशियो हमें सिखाता है। और एक छोटा सा सवाल मैं आपके दिमाग में डाल जाता हूं, कभी आपको अगर मन करे तो इस बारे में सोचना कि अगर कोई कंपनी सिर्फ क्रेडिट सेल करती है, क्या करती है, क्रेडिट में सेल करती है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब उधार में सेल कर रही है, तो इसके डेटर्स क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सिचुएशन अच्छी है या बुरी है? हम खूब सारा सेल कर रहे हैं, हमें सेल में खूब सारी चीज दिख रही है, पर अंदर जाके पता चला वो सारा क्रेडिट सेल है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें खूब दिख रहा है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट में पहुंचे तो वहां हमें दिखा कि भैया डेटर भी खूब सारे हैं, अब पैसा जेब में आ नहीं रहा है। तो क्या ये सिचुएशन सही है? थोड़ा सोच के बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये डेटर बढ़े जा रहे हैं, क्रेडिट सेल बढ़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है, डेटर फर्जी होने के चांसेस हैं, वो डेटर पैसे देंगे कि नहीं, एक रिस्क खड़ा होता जा रहा है और आपके पास से पैसा जाता जा रहा है। और जब तक कैश आएगा नहीं, आप अगली एक्टिविटी कैसे करोगे? क्योंकि आप जिससे सामान खरीद रहे हो वो आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे देगा, 2 महीने का दे देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो ये हमें यहां पर देखना होता है। ये छोटी छोटी बारीकियां जो दो वेरिएबल्स के बीच की हैं वो हमें समझना होता है। और ये कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। मोस्टली सिचुएशन ये है कि कैश में आपके पास चीजें होनी चाहिए ताकि आपके पास कैश रहे और आप कोई भी सामान उधार पे कम खरीदें। ठीक है, तो इन रिश्तों को समझना ये हमारा अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट होगा। ये भी 12th क्लास के अंदर है। फिर हम पहुंचेंगे आखिरी पड़ाव में, यानी कि वो आखिरी डेस्टिनेशन जहां मुझे आपको कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय। उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अब तो कंपनीज एक्ट में कहा भी गया है। इसके अंदर हम जानेंगे कैश फ्लो के बारे में, यानी कि या तो कैश में इनफ्लो होगा, इनफ्लो का मतलब कैश हमारे पास आ रहा होगा, या तो कैश में आउटफ्लो होगा, यानी कि हमारे पास से जा रहा होगा। तो ये जो है, ये जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है, ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों को हम यहां पर समझेंगे और यकीन मानिए अगर आपने इसको समझ लिया तो कैश आपके पास रहने वाला है, कैश पर आपका कब्जा रहेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी डे टू डे ट्रांजैक्शंस। ये कौन से ट्रांजैक्शन होंगे? जो डे टू डे रनिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो आप कमाने के लिए करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे फिक्स्ड एसेट्स पे किया, चाहे आपने मान लीजिए लैंड पे किया या किसी पे भी किया, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। फाइनेंशियल एक्टिविटी इसके अंदर आता है जहां से आप लोन लेते हैं, यानी फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, तो ये सब तीनों एक्टिविटीज को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। वहां पर इन तीनों एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस को भी हम समझेंगे और डीपली समझेंगे। फिर यहां पर आकर होगी हमारी 12th क्लास खत्म और मैं आपसे क्या कहूंगा, मुझे आपसे कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय। तो ये है हमारा ओवरव्यू जिसमें हमने क्लास 11 तक समझा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और उसके बाद एक कंप्यूटर का भी चैप्टर होता है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद क्लास 12 स्टार्ट होती है जहां पे पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा, कंपनीज के बारे में बताया जाएगा जिसमें शेयर्स और डिवेंचर्स आते हैं। फिर आपको एनपीओ के बारे में बताया जाएगा, यानी कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी खोल सकते हैं।
फिर आपको बताया जाएगा टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, जहां पे दो वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को समझना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन अकाउंटेंट एंड बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिफरेंस है वहां पर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको वैसे ही ले, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ना लें। फिर हमें बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अब पार्ट है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और यहां पर हमारा कारवां होगा खत्म। फिर जो लास्ट में मुझे आपसे कहना है वो ये कहना है कि क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, आपको सबको प्राइड के साथ, प्राउड के साथ कहना है कि हाँ मैं कॉमर्स वाला हूं। फिर लास्ट में जो मुझे कहना है वो क्या है, थैंक यू, थैंक यू। और फिर जो मेन मोटो है वो क्या है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स लाइक दिस।